हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिया वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का इस बार का आया हुआ सभी साइंस का एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और देखने वाले हैं कि इस बार का क्वेश्चन टफ है या आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विथ एसिड but few oxide of metal also react with bases. Such metal oxide are, तो कुछ मेटल ऑक्साइड, अधिकतर मेटल ऑक्साइड क्या बोल रहा है ना, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है। उस मेटल ऑक्साइड का नाम पूछ रहा है। तो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जिसके कारण ये एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। बट कुछ मेटल ऑक्साइड का नेचर डबल होता है, जिसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों का नेचर डबल होता है, एसिडिक और बेसिक, जिसके कारण ये दोनों से रिएक्ट कर लेता है। किससे ना, एसिड से भी और बेसिस से भी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से कौन बेसिस से रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ही किससे रिएक्ट करेगा ना, बेसिस से। तो हम लोग का 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर पुट ऑन ए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, द पेपर टर्न्स पिंक। तो क्या बोल रहा है कि कुछ ड्रॉप हम लोग अमोनियम क्लोराइड का अगर किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालते हैं तो पेपर का कलर पिंक हो जा रहा है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का नेचर कैसे होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, इसका जो पीएच रेंज होगा लेस देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा, क्या होगा। तो इसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। तो जब अमोनिया रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब बनता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया क्या है ना, अमोनिया का नेचर बेसिक नेचर का होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब एसिडिक नेचर का होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और ये क्या होता है ना, वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर। तो जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होके कोई सॉल्ट बनता है तो कैसे बनेगा, वो एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का। और एसिडिक नेचर का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, लेस देन 7। तो लेस देन 7, और क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ मिलके बना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ क्या हुआ, मिलके बना है, और इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक, मतलब सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स गिवन एज एक्स एंड वाई in the following given chemical equation by choosing the correct option from table given below। तो क्या दिया है ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है, जिंक सॉलिड है, H2SO4 लिक्विड है, ZnSO4 क्या हो जाएगा और H2 क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि टेबल को चुन के हम लोग को फाइंड करना है कि x क्या हो जाएगा और y क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर y, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है ना, गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस किस में है, सेकंड वाई गैस, तो वाई है गैस इसमें, तो हो जाएगा आंसर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा, 2 salts x and y are dissolved in water separately. When phenolphthalein is added to these two solution, the solution x turns pink and the solution y does not show any changes। तो क्या बोल रहा कि दो गो सॉल्ट है x और y, लेकिन x में जब फेनोफ्थलीन डाला जाता है, ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है पिंक कलर में, और लेकिन जब y में फेनोफ्थलीन डाला जाता है तो उसमें नो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो x और y क्या है, नेचर क्या हो जाएगा, जब x में फेनोफ्थलीन डाला जा रहा है तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक नेचर का,
क्योंकि ये पिंक कलर में चेंज हो जा रहा है। और वहीं वाई में अगर फेनोल्फथालीन डाला जा रहा है तो नो चेंज, इसका मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा ना, एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग को फाइंड करना है कि बेसिक नेचर कौन है और एसिडिक नेचर कौन है। तो हम लोग को पहले से ही पता है कि NH4Cl, थोड़ा देर जस्ट पहले पढ़े कि NH4Cl क्या होता है ना, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का होता है। और Na2CO3 कौन सा नेचर होता है ना, बेसिक नेचर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए क्लोज्ड स्टोमेटा 1, 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली आर। तो इस फिगर में हमको फाइंड करना है कि 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, मतलब कि आसान कर दिया है हम लोग के लिए। तो फर्स्ट ये क्या है ना, ऊपर वाला मतलब कि फर्स्ट तो है न्यूक्लियस, एन मतलब फर्स्ट में न्यूक्लियस, और बीच जो स्पेस दिख रहा है, बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है ना, वैक्यूल्स। तो 1 में न्यूक्लियस और वैक्यूल्स का क्या साइन है, 3, मतलब 3 में वैक्यूल्स। तो 1 में न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन 3 में वैक्यूल्स होगा, लेकिन इसमें गार्ड सेल है और इसमें वैक्यूल्स है। ये सही है, मतलब बी नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन राइडिंग ए बाइसिकल और द एक्टिविटीज़ विच आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हम लोग का जो राइडिंग करते हैं बाइसिकल वगैरह स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो ब्रेन का किस पार्ट के द्वारा मतलब ई कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले तो ये कौन सा पार्ट से कंट्रोल होता है ना, हिंड ब्रेन से कंट्रोल होता है। और हिंड ब्रेन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, सेरिबेलम या मेडुला। तो याद रखना है कि मेडुला जो होता है ना, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। लेकिन जो सेरिबेलम होता है वो पोस्चर को बैलेंस करके रखता है। तो पोस्चर को बैलेंस करके रखेगा, तो जब हम लोग साइकिल वगैरह चलाएंगे, ठीक है, तो हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में मेंटेन करने के पीछे सेरिबेलम का ही हाथ रहता है। तो हिंड ब्रेन का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सेरिबेलम, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट्स वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज of an object using a concave mirror of 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक बच्चा को इरेक्ट इमेज चाहिए किसी कनकेव मिरर में, और वो कहाँ खड़ा है वो बताना है हमको, ठीक है। जिस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बच्चा कहाँ खड़ा है। तो अगर कनकेव मिरर है और इमेज कैसे बन रहा है, उसको क्या चाहिए, इमेज इरेक्ट चाहिए। तो कहाँ खड़ा होगा, पोल और फोकस के बीच में खड़ा हुआ होगा बच्चा, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ 10 है तो पोल और फोकस के बीच में क्या आ जाएगा, 10 से कम आ जाएगा, ठीक है, लेस देन 10। तो इसका तो आंसर हो गया लेस देन 10, ए नंबर ऑप्शन सही, लेस देन 10। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। तो जो ब्रॉन्ज होता है वो एक एलॉय होता है, मतलब कि मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये किसका किसका मिक्सचर होता है, तो ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टीन का होता है। कॉपर यहाँ पे है, कॉपर और टीन, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट्स ए प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर शॉर्ट प्लांट, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी। तो क्या बोल रहा है कि 2 गो जनरेशन, मतलब 2 गो प्लांट दिया हुआ है जिसका जेनोटाइप है, एक का प्योर टॉल और एक का प्योर डॉर्फ, ठीक है। तो उसका जो F2 जनरेशन में हमको फाइंड करना है कि क्या होगा उसका F2 जनरेशन का रेशियो, टॉल, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का। तो सबसे पहले हम लोग F1 जनरेशन में फाइंड कर लेते हैं कि अगर हम लोग एक प्योर टॉल जेनोटाइप का प्लांट लेते हैं और एक प्योर डॉर्फ का
जेनोटाइप का प्लांट लेते हैं, तो उसको जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या क्या आएगा, तो सब के सब क्या आ जाएगा ना, सब के सब एक टॉल आएगा और एक ड्वार्फ आता है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, तो जब टॉल और ड्वार्फ को हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो इसका जो क्रॉस करवाते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है टॉल टॉल, टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ और आ जाता है ड्वार्फ ड्वार्फ। तो इसका जो ई हो गया हम लोग का F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में प्योर टॉल कितना आया, 1, और प्योर ड्वार्फ कितना आया, 1, मतलब 1:1 रेशियो में। तो 1:1 रेशियो, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ए फूड वेव एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेव। तो इसमें से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इस फूड वेव में कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट क्या है, ग्रास, प्लांट और है सीड। ये सब के सब प्रोड्यूसर है, सब के सब प्रोड्यूसर है। और जो प्रोड्यूसर को खाता है या तो ईट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसको कौन ही कर रहा है, रेबिट और माइस। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। तो रेबिट एंड रेबिट, माइस एंड रेबिट, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ बाइनरी फिजन इन लिस्मेनिया। लिस्मेनिया में हमको फाइंड करना है कि बाइनरी फिजन रैंकिंग के आधार पे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है 1, उसके बाद थोड़ा बहुत डिवाइड के कागार पे आया, उसके बाद डिवाइड हो गया, उसके बाद थोड़ा सा दूर गया, उसके बाद पूरा ही डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर का फर्स्ट ये 1 सही है, उसके बाद आएगा ये, तो सेकंड सही है, उसके बाद आएगा नहीं 1 थर्ड सेकंड, उसके बाद ये है 5th, उसके बाद 4। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, ये हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, ये हो रहा, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, और 5th में पूरा सेपरेट। तो 1 3rd सेकंड 5th 4, 1 3rd कहाँ पे है, 1 बी नंबर ऑप्शन सही है, 1 3rd सेकंड 5th और। अब हम लोग 12th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन 1 and 2। मतलब कि हम लोग को 1 और 2 को क्या होगा, केमिकल इक्वेशन वो फाइंड करना है। तो क्या बोल रहा, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्वेशन इज, करेक्ट क्या है ए, तो इसमें से करेक्ट चूज करना है कि इसमें से कौन करेक्ट है। तो 1 इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओ इसका मतलब क्या बोल रहा कि 1 क्या है, कौन सा रिएक्शन है 1, और 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से क्या हो जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण मैग्नीशियम किसको लेके चला जाएगा ना, HCl से HCl को लेके चला जाएगा। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन अकेले हो गया। इसका मतलब मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट नंबर आ गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, तो सोडियम और क्लोरीन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और OH और H ये दोनों भी डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोरीन को लेके चला गया और OH हाइड्रोजन को लेके चला गया, मतलब डबल डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो फर्स्ट नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसका मतलब गलत है। तो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये सही है, बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फ्लोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। तो इस डायग्राम में डिस्पर्सन दिखाया गया है वाइट लाइट का, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है हमको द कलर्स ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो पी में कौन सा कलर होगा और क्यू में कौन सा कलर होगा। तो हम लोग को पता है जब भी वाइट लाइट पास करता है कोई भी प्रिज्म में तो विब्ज्यूअर में बदल जाता है, नीचे से VIBGYOR। तो फर्स्ट वाला क्या आ रहा है वायलेट और लास्ट वाला क्या आ रहा है रेड। तो वायलेट और रेड, तो पी हो गया वायलेट और क्यू हो गया रेड। तो पी और क्यू वायलेट और रेड, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है, वायलेट और रेड। अब हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फ्लोइंग 3 फ्लावर्स। ठीक है, 3 को फ्लावर दिया हुआ है 1 2 3। तो XYZ में दिया है, सॉरी। विच फ्लावर्स वुड डेवलप इनटू ए फ्रूट। तो विच फ्लावर मतलब इसमें से कौन फ्रूट्स बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेल है या फीमेल है कि नहीं है। तो इसमें एक फीमेल है, ठीक है, 2 मेल है, इसका मतलब ये तो पॉलिनेशन होगा। और इसके बाद इसमें क्या है ना, एक फीमेल है मेल नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर फीमेल है मेल नहीं है तो ये भी पॉलिनेशन होगा, मतलब इसमें भी फ्रूट्स बनेगा। तो फ्रूट्स बनेगा, लेकिन इस टाइप में फ्रूट्स कैसे बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक पॉलिनेशन। जब हम लोग का सिंगल अगर कहीं उड़ उड़ के आ गया फीमेल मेल जेम्स, ठीक है, स्पर्म्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग का पॉलिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे फीमेल जेमेट्सी नहीं है, ठीक है। अगर फीमेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन होगा ही नहीं। इसका मतलब X और Y दोनों के दोनों पॉलिनेशन होगा और दोनों से क्या बनेगा, फ्रूट्स। तो X एंड Y कहाँ पे, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो इनसाइड द सोलेनॉइड बोल रहा है, तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है हर एक पॉइंट में। तो सेम एट ऑल पॉइंट। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन आई द पार्ट व्हिच अलाउज लाइट टू इंटर इनटू द आइज। तो ह्यूमन आई के किसके थ्रू लाइट इंटर होता है। तो हम लोग को पता है कि जो आइरिस होता है, आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, और प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। और ये पूरा के पूरा एक लेयर होता है, ओपेक मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट होता है ये। अरे बीच में जो छेद होता है इसी से लाइट इंटर होता है। इसका मतलब किससे लाइट इंटर हुआ ना, प्यूपिल से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपिल। तो प्यूपिल ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 को सॉल्व करना है। तो 17 से लेकर 20 तक क्या है ना, एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, इसमें से 2 स्टेटमेंट दिया है, एगो एसर्शन है और एगो रीजन है। आंसर देज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से कौन अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इससे फाइंड करना है। तो मतलब क्वेश्चन आगे दिया होगा, इसमें से अगर बोथ एसर्शन क्या है ना एंड रीजन ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और रीजन अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ये ए नंबर होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसके लिए बी लगाएंगे। और सी के लिए अगर एसर्शन क्या है ना, ए इज़ ट्रू बट रीजन जो है आर इज़ फॉल्स, मतलब कि एसर्शन सही है और रीजन अगर फॉल्स है तो सी लगाएंगे। और डी के लिए हम लोग एसर्शन इज़ फॉल्स और रीजन अगर ट्रू है तो हम लोग डी लगाएंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि 17 नंबर 17 क्या दिया है
कि इट इज़ एडवाइस एसेशन दिया है, इट इज़ एडवाइस दैट व्हिल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन सॉलिड ऐड वाटर टू एसिड एंड नॉट एसिड टू वाटर। मतलब कि ये तो पहले ही गलत बोल रहा है कि हम लोग किसी भी, ठीक है, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, वाटर में एसिड डालते हैं। तो फर्स्ट तो गलत है इसका, ठीक है, फर्स्ट गलत है। रीज़न क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, ये सही बोल रहा है। मतलब कि ए ट्रू और बी क्या है, मतलब ए 17 का फर्स्ट ए ट्रू है और आर क्या है ना, फॉल्स। तो इसका ऑप्शन में क्या था हम लोग का, डी नंबर। यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका क्या था, एसेशन ए इज़ फॉल्स, ए क्या है ना फॉल्स, और बट रीज़न क्या है इसका, ट्रू। तो इसका हो गया डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है, द एनर्जी व्हिच पासिस टू हार्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। इसका मतलब तो सही बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर कोई एनर्जी चला गया ऑटोट्रॉफ से हार्बीवोरस, ऑटोट्रॉफ से कहाँ चला गया, हार्बीवोरस, तो क्या फिर से वो हार्बीवोरस से ऑटोट्रॉफ दे सकता है। इसका मतलब अगर कोई प्लांट को कोई शाकाहारी खा लिया, उससे उसको एनर्जी मिल गया, ठीक है, अगर प्लांट को कोई शाकाहारी ने खा लिया तो क्या तो फिर से प्लांट, मतलब शाकाहारी क्या फिर से प्लांट को एनर्जी दे पाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल सही है ही, ठीक है। और सेकेंड नंबर रीजन क्या बोल रहा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज़ यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही है। फूड चेंज का जो एनर्जी का फ्लो चेन होता है वो हो जाता है यूनिडायरेक्शन, मतलब कि ये फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है। तो 18 नंबर बिल्कुल सही है, मतलब दोनों के दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब हम लोग 19 नंबर, तो दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो बोथ assertion A and region are true and region R is correct explanation of A, तो A नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। अब हम लोग 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्या बोल रहा है, अमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि अमोइबा जो लेता है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशन से लेता है, जिसको हम लोग सूडोफोडिया बोलते हैं। कोई भी खाना वगैरह किससे लेता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन से, जिसको हम लोग सूडोफोडिया बोलते हैं। और रीजन क्या बोल रहा है, इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन इन बाय द इंटायर सेल सरफेस। इसका मतलब पहले तो वो अमीबा का बात बोल रहा था, लेकिन सेकेंड में ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का, मतलब ए ट्रू हो जाएगा और बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन में था, हाँ बी नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 19 का बी। बी नंबर आंसर। अब हम लोग सेट 1 का लास्ट MCQ क्वेश्चन 20 नंबर देख लेते हैं। इसमें एसेशन क्या बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का क्या हो जाता है, कम, किससे ना, सोडियम क्लोराइड से। और ये सही क्यों है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, और इथेनॉल जो है ये है कोवेलेंट कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है कोवेलेंट कंपाउंड से। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सही, और रीजन क्या बोल रहा है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन रीजन, इसका रीजन ये सही तो बोल रहा है, लेकिन इसका रीजन सही नहीं लग रहा, ठीक है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर होगा।